आज का लेक्चर है वो हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसी का पार्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है तो इसमें ये 5 फंक्शन जो है 5 फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट करेंगे। नंबर 1 प्रोडक्शन के हवाले से, नंबर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से, नंबर 3 सेल्स एंड मार्केटिंग। ये पॉइंट था जो कि मैं कह रहा था कि अगर कोई आपकी प्रोडक्ट को नहीं जानता तो आप उसकी सेल्स या मार्केटिंग करके एडवर्टीजमेंट करके ही उसको प्रोडक्ट हर एक यूजर एंड तक उसकी मालूमात पहुंचाएंगे। नेक्स्ट 4th मंथ पर उसका है फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी लुकअप करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसको डिटेल फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी मैनेजमेंट और उसकी मेंटेनेंस है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। आपकी प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी होनी चाहिए और वो प्रोडक्ट यूजर एंड को आपके प्रोडक्ट यूजर एंड तक पहुंचने से पहले तक उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए और वो प्रोडक्ट रेडी टू यूज हो। वन थिंग। सेकंड, उसकी क्वालिटी हाईएस्ट पीक को टच करनी चाहिए कि आपने जो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक जो पॉइंट उसमें डिस्कस किए हैं या पॉइंट उसमें आपने रखने हैं अपने जो प्रोडक्ट में, उस पॉइंट को 1 बाय 1 कंप्लीट करना। उसकी क्वालिटी को जरा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए कि 100 प्रोडक्ट इसमें क्वालिटी 100% है, फिर अदर 100 प्रोडक्ट्स में क्वालिटी 95% है तो 95 व 100 में फर्क 5% है। तो आपकी क्वालिटी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है इसमें। नेक्स्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग। जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, 100% तैयार है, अब आपने उसको मार्केट में यूजर एंड के पास पहुंचाना है। या तो आप उसकी सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं मार्केट में जाकर, या उसकी एडवर्टीजमेंट करके मार्केटिंग करते हैं अब उस प्रोडक्ट की। और हाँ, मैं हूं अगर मैं अनप्रोफेशनल हूं तो मुझे अगर इस प्रोडक्ट की ना हो तो मैं मार्केट में जाकर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये वही बंदा दे सकता है या तो उस कंपनी का एम्प्लॉय हो या तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही हो और या उसको इस प्रोडक्ट की पहले से ना हो। 3 केसेस बताए मैंने। अगर उसकी नाउ है और उसको स्किल्स है चीज बेचने की, लाइक आजकल जो सिम्स क्राइटेरिया है वो मार्केटिंग के इन्वॉल्वमेंट में आती है और मैंने उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ। तो उस मुताबिक भी आपके पास रोज की आपको एक टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट दिया जाता है, वीकली टारगेट दिया जाता है, पर डे टारगेट दिया जाता है कि आपने 15 सीन्स सेल आउट करनी है। डायरेक्टली जाके शॉप पे जाके जहां जहां आपका लगता है कि ये जाकर सेल्स आउट हो सकती है वहां आपने जाकर खुद फिर के आपने सेल्स आउट करनी है, सीम्स सेल्स करनी है, चाहे वो जितनी मर्जी की सेल करें। तो वो गुर अगर किसी को आता है तो कामयाब है, अदरवाइज उसको वो इस जो जॉब की जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। तो सेल्स और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है आप यूजर रिक्वायरमेंट को देखते हुए खुद तैयार करते हैं और आप उसको मार्केट में उन यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो, तो फिर आपको उसकी मार्केटिंग बेस्ट से बेस्ट पर्सन या एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे जो कि आपके उस प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकें और उसकी इजीली एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से 3 पॉइंट तो आपके फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो आपके पास 4th पॉइंट है फाइनेंस और डेवलपमेंट। जब भी आप कंपनी कोई आपकी बनी है तो जाहिर सी बात है उसके फाइनेंस से हवाले से पर्सन जरूर एम्प्लॉय जो होते हैं मस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी आपके डेवलपमेंट के हिसाब से।
और आपके फाइनेंस के हिसाब से कि आप के जो फंड्स है उसकी लुक आफ्टर, उसको उसकी देखभाल, ठीक है। उसके बाद आपके जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट में कर रही हैं या नेक्स्ट आप यूजर एंड की तरफ कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कंट्रोल फाइनेंस और डेवलपमेंट के अंडर होता है। और उसके बाद इस फंड की जो भी लुक आफ्टर है, उसकी देखभाल जितनी भी है वो भी फाइनेंस के अंडर आता है। फाइनेंस से ही वर्ड समझ आ रहा है। तो उसके अलावा जो आपके कंपनी के एक्सपेंसेस है उसको डील भी फाइनेंस और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है। लास्ट पॉइंट फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट तैयार कर कर उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का भी अंदाजा है कि कि वो आपकी प्रोडक्ट जब आप नेक्स्ट 10 ईयर तक सोचें तो नेक्स्ट 10 ईयर तक हो सकता है कि उसमें कंपटीटर्स आ जाएं बहुत ज्यादा, और आपकी प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट जो आप सालों साल से बना रहे हैं उसी प्रोडक्ट में लैप्स आ जाए, गैप्स आ जाए, वो प्रोडक्ट जो है आपकी नीचे जाना शुरू हो गया, उससे जो दूसरी प्रोडक्ट है वो बेहतर तरीके से इससे इससे भी बेहतर तरीके से अपनी लॉन्चमेंट कर दे, एडवर्टीजमेंट कर दे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट में कि रिसर्च और डेवलपमेंट का अमल, चाहे आपकी प्रोडक्ट 100% प्रॉफिटेबल भी क्यों ना हो, रिसर्च का काम नहीं एंड होना चाहिए, नेवर एंडिंग। क्योंकि आपने साथ साथ अपने कंपटीटर्स को भी देखते जाना है और यूजर की रिक्वेस्ट जो है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मद्देनजर रखते रहना है कि ये प्रोडक्ट, इनमें कुछ ग्राफ्स के जरिए इनको सेटअप किया जाता है, इनको ग्राफ्स के जरिए सेटअप किया जाता है कहाँ पर किस यूजर ने इसकी जो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीद, बाय पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नीचे, इसका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया, नहीं खरीदना शुरू हो गए, वो किस क्या रीजन है। ये सारा फ्लॉज जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में साथ साथ होता रहता है। तो अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेटरमेंट के लिए काम करना, ताकि फ्यूचर एंड में इससे से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए और अपनी प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है उसको मुकर्रर रखा जाए। ये थे फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो पॉइंट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका जो आपको मैंने स्टडी आउट कराया जिसमें कंपनी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फिर उसके बाद फंक्शनल यूनिट्स हमने डिस्कस किए, ये सारा आपका एक टॉपिक बनता है। नेक्स्ट जो हम स्टडी आउट करेंगे वो स्टडी आउट करेंगे जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक या एक से ज्यादा कंट्रीज में उसकी एग्जिस्ट हो, उसकी पॉपुलैरिटी हो, उसकी प्रॉफिट हो, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, वो डिपेंड करता है आपके, वो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मोर देन वन कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हो। तो मोर देन वन कंट्री में जो एग्जिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर स्लाइड में मेंशन आउट है बेबी जॉनसन की जितनी भी प्रोडक्ट है वो मोर देन वन कंट्रीज में उसकी एप्लीकेबल है। इसी तरह पेप्सी है, कोका कोला है, फूड की इतनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आपकी मोर देन वन कंट्रीज में एग्जिस्टेंस उसकी है। लाइक डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस जो हैं, और इसके अलावा हार्डीज इंटरनेशनल ब्रांड है और ये फूड में आ जाता है। ये ऐसी चीजें जो जिसकी, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज्यादा कंट्रीज में इसकी एग्जिस्टेंस है उसको जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंसेस है वो है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा मालूम ही हो कि सेंट्रल का मतलब ये है कि आपके जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि उसका हेड ऑफिस है या उसको मेंटेन करने का या उसको कंट्रोल करने का जो अदारा है वो एट द मिड हो और बाकी अदारे उसके इर्द गिर्द फैले हों, जिसको कोई भी किस्म की क्यूरी चाहिए वो अपने सेंटर पॉइंट से एग्जिस्टेंस उससे ले सकता है।
अगर सेंट्रलाइज की डिटेल फॉर्म में जाएं कि ऑल द डिटेल्स ऑपरेशनल डिसीजंस, जितने भी किस्म के जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं उसकी जो डिटेल्स है वो सारी कहाँ से हो रही है, एट द सेंटर से हो रही है। उसकी एग्जांपल्स मैंने दी यूनिवर्सिटीज का, आपके जो बहुत से ऐसे आजकल इंस्टीट्यूट है, पीपीएफसी, एफईएफसी और एनटीएस, इस तरह के कौन बहुत से इंस्टीट्यूट है जिसका एक हेड ऑफिस बना हुआ है इस्लामाबाद से। आप जितने भी पेपर आउट, जितने भी पेपर डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करते हैं, आप पेपर तो दे देते हैं यहाँ पर अपनी ही सिटी में सेंटर से सिलेक्ट करके, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट जो है वो हेड ऑफिस में ही सबमिट होते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जियोग्राफिकली भी इसी सेंट्रलाइज में ही आता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइज्ड। ये कंपैरिजन है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में, कि जिसमें जो आपके तमाम डिटेल ऑपरेशनल डिसीजन जो हैं वो पॉसिबल है लोकल साइट पर लेने के। आप कहीं से भी अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो, उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। जैसा कि आजकल जो अमेज़न के एग्जांपल है, कॉल सेंटर्स जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में लोकली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जिसकी वजह से आप वहीं से उसकी एक्सेस ले सकते हैं। तो ये थी आपके जो भी आपका फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना हो। फिर उसके बारे में मैंने आपको उसकी आपको डिटेल बताई, आपको किसकी जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसकी थोड़ी बहुत नो हाउ दी। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है। आप मैनेजमेंट के हवाले से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कौन कौन से होते हैं। एक मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइज, एक कुछ होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, कुछ प्रोडक्शन के हवाले से मैनेजर्स होते हैं, कुछ जनरल मैनेजर्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं। ये मैनेजर्स की टाइप्स है, और इसमें इनका जो काम होता है कि पहला पॉइंट पॉइंट के हवाले से इसको डिटेल में लिखा गया है। जैसा कि आगे नेक्स्ट आपको आपके पास मौजूद है कि आपके सभी शहबाज को ऐड कर लें। जी ऐड कर लिए मैंने। तो थैंक यू सर। शहबाज आप माइक ऑफ करना, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स की ड्यूटीज होती हैं, गोल्स होते हैं, वो यही है कि जिस तरह हमें अभी पता लगा कि इसके बारे में कि गोल्स ऑफ मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो प्रोड्यूस सिस्टम जो आपके यूजर नीड्स को फुलफिल करें, और आपके विद इन बजट के साथ साथ टाइम पर आपके यूजर की नीड्स पूरी हों, और आपके बजट के जितना आपका बजट है उसके दरमियान ही आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट। ये नहीं कि आपने जो आपका बजट है उससे एक्सेस कर दे, आपका जो एक्सपेंस है वो एक्सेस हो जाए, ये भी नहीं होता। और आपका मेन कंसर्न जो होता है ना मैनेजमेंट में, जितने भी मैनेजर्स हैं उनका मेन कंसर्न होता है प्लानिंग पर, प्रोग्रेस पर, मॉनिटरिंग पर, और उसकी क्वालिटी कंट्रोल पर। इसको आप डिटेल फॉर्म में लिख सकते हैं वन बाय वन, के मेन कंसर्न ऑफ द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्लानिंग, प्रोग्रेस, monitoring and quality control of that product which are using in that organization। और फोर्थ पॉइंट में वो कौन से टूल्स हैं जो मैनेजर साइड पर वो यूज करते हैं। वो एज ए यूज करते हैं बार चार्ट्स यूज करते हैं, नेटवर्क की एक्टिविटीज यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से, और इस तरह उनकी प्रोडक्शन हवाले से काम चलता रहता है। ये थे मैनेजमेंट की ड्यूटीज ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मैं देखा जाए कि मैनेजर्स की डिफ्रेंशिएट उसको करें तो उनके क्या क्या टास्क होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर जो स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, प्रोडक्ट मैनेजर, इनका कंसर्न होता है अपनी प्रोडक्ट के साथ और अपनी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेनेंस के साथ इनका रिलेशन होता है प्रोडक्ट मैनेजर का। इसी तरह जनरल मैनेजर जो होता है उसकी जो डीलिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के एज ए होल, ऑर्गेनाइजेशन में एज ए होल उसमें मैनेजमेंट जितनी भी आती है उसको डील आउट करते हैं जनरल मैनेजर। और कॉर्पोरेट मैनेजर कौन से होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन के हवाले से, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है,
उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉर्पोरेट मैनेजर। जिस तरह ड्यूटीज बढ़ती जाती हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि अर्निंग आपकी बढ़ती है, ये है कि आपकी ड्यूटीज भी बढ़ जाती हैं। जब किसी किस्म का कोई फ्लॉज आता है, किसी किस्म का कोई लैक आता है, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट मैनेजर पकड़ा जाएगा, उससे क्वेश्चनिंग होगी, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद नीचे वाली तबकों से बातचीत होती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल सबसे पहला है। फिर उसके बाद जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर, फिर इस तरह सोन जितने भी मैनेजर्स आते हैं, ये मेन मैनेजर्स हैं जो आपके कंपनीज में आपके कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करते हैं। इनकी बेस पर ही कंपनी के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाती है, क्योंकि जब तक आप लगाम नहीं रखेंगे आपकी कंपनी सही तरीके से चल नहीं पाएगी। क्यों? लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, एक टीम का लीडर होना बहुत जरूरी है कि अपने जो एट टाइम ऑन स्पॉट अगर मुख्तलिफ टीम के मेंबर्स अपने पे पॉइंट रखना शुरू कर दें तो वो पॉइंट किसी के साथ मैच ही ना करे, तो आपकी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है टाइम के हवाले से। लेकिन अगर लीडरशिप के तौर पर एक लीडर अपनी टीम के साथ बैकवर्ड पर ट्रेनिंग करे, बैकवर्ड पर उसका एक सोल्यूशन निकाले, उस सोल्यूशन को सब उस पर मुतफिक हो, उस मुतफिक होने के बाद वो पॉइंट अपना आगे नेक्स्ट प्रोसेस में रखे, जिसमें सब होती है, तो टाइम की भी बचत हो जाती है और आपका प्रोडक्ट में एक किस्म का माइंड तो बहुत सारे होते हैं, वो माइंड सारे मिलकर जब एक माइंड बनता है, सारे क्वेश्चनिंग का जब आंसर मिलकर क्वेश्चनिंग आंसर होने के बाद एक माइंड मिलता है, एक पॉइंट में मुतफिक होते हैं, उसमें माइंड बहुत से जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक आपका टास्क बनता है। उस एक टास्क को एज ए लीडरशिप अगर रिप्रेजेंट करता है, लीडर जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेस पर अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाता है। ये था आज का लेक्चर जो कि मैंने आपको फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ाए, उसके बाद आपको जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, सेंट्रल डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया, उसके बाद मैनेजमेंट के हवाले से ड्यूटीज और कौन क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आज यहाँ तक आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस का नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ।